कभी सोचा है कि जब विदेश में बैठे किसी रिश्तेदार को पैसे भेजे जाते हैं या कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है तो इन सारे पैसों का हिसाब किताब आखिर होता कैसे है? ये सब कुछ एक खास कानून के तहत चलता है जिसे हम कहते हैं फीमा। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, हर रोज अरबों डॉलर, यूरो, येन इंडिया के अंदर बाहर हो रहे हैं। ये लेन देन हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाता है, लेकिन साथ ही एक चुनौती भी है। इतने बड़े पैमाने पर पैसे के फ्लो को मैनेज कैसे किया जाए? अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा लेन देन इसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, है ना? इसे संभालने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है और बस यहीं पर एंट्री होती है फेमा की, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये वो कानून है जो भारत में विदेशी मुद्रा के हर लेन देन पर नजर रखता है। तो फीमा को ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में। ये कहानी है इंडिया के आर्थिक सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो हमें कंट्रोल से मैनेजमेंट की तरफ ले गया। जरा 1973 के भारत को सोचिए। उस वक्त विदेशी मुद्रा पर फेरा नाम का एक बहुत ही सख्त पहरा था। मतलब हर एक डॉलर का हिसाब रखना पड़ता था। लेकिन फिर आया साल 1991, उदारीकरण का दौर, जिसने भारत की इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। अब इस नए दौर में एक नए, ज्यादा फ्लेक्सिबल कानून की जरूरत थी और बस इसी जरूरत ने साल 2000 में फीमा को जन्म दिया। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये पूरी की पूरी सोच का बदलाव था। देखिए, फेरा का मकसद था विदेशी मुद्रा को कंट्रोल करना, उसे एक तरह से पिंजरे में बंद रखना। वहीं फेमा का नजरिया बिल्कुल अलग है। इसका काम है मैनेज करना और व्यापार को सुविधाजनक बनाना। ये एक बहुत ही बड़ा, एक फंडामेंटल शिफ्ट था। तो सवाल ये है कि आखिर फीमा काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है हर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटने से। और यकीन मानिए, ये क्लासिफिकेशन ही इस पूरे कानून की नींव है। चलिए इन दोनों को समझते हैं। पहली कैटेगरी है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसको ना अपने रोजमर्रा के खर्चों की तरह समझिए। ये वो लेन देन है जो हमारी जिंदगी की आम गतिविधियों से जुड़े होते हैं, जैसे कुछ खरीदना या बिल भरना। जैसे कि जब कोई व्यापारी विदेश से सामान मंगाता है, या जब कोई अपने बच्चे को जो विदेश में पढ़ रहा है खर्चे के लिए पैसे भेजता है, या फिर कोई इलाज के लिए विदेश जाता है। ये सारे के सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। यह है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर पहला वाला रोजमर्रा के खर्चों जैसा था, तो ये किसी के इन्वेस्टमेंट अकाउंट जैसा है। ये रोज के छोटे मोटे खर्चे नहीं हैं, बल्कि ये वो बड़े फाइनेंशियल फैसले हैं जो किसी की संपत्ति या देनदारियों पर सीधा असर डालते हैं। आसान भाषा में कहें तो मान लीजिए कोई लंदन में प्रॉपर्टी खरीदता है, या यूएस की किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, या फिर विदेश से कोई बड़ा लोन लेता है। ये सब के सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के ही उदाहरण हैं। तो ठीक है, नियम तो समझ आ गए, लेकिन इन पर नजर कौन रखता है? कौन है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ कानून के हिसाब से हो? चलिए मिलते हैं फीमा के ऑफिशियल गेटकीपर्स से। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम के टॉप पर है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई। यही सारी पॉलिसीज बनाता है। अब अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो फिर पिक्चर में आता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी ईडी, जो जांच करता है। और हम जैसे आम लोग, हम अपना लेन देन करते हैं बैंकों और मनी चेंजर्स के जरिए, जिन्हें ऑथराइज्ड पर्सन कहा जाता है। चलिए अब आते हैं फीमा के सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है ये तय करना कि कोई व्यक्ति भारत का निवासी है या अनिवासी। ये एक ऐसा सवाल है जो सब कुछ बदल देता है, क्योंकि इसी से तय होता है कि किसी पर कौन से नियम लागू होंगे। पहली नज़र में तो नियम बड़ा सीधा साधा लगता है। अगर कोई पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिनों से ज्यादा भारत में रहा है तो वो निवासी है। ये 182 दिन का नियम, ये बस एक शुरुआती पॉइंट है। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे सबसे पहले दूर करना जरूरी है। फीमा के लिए किसी की नागरिकता या पासपोर्ट मैटर नहीं करता। जो चीज मैटर करती है वो है किसी का फिजिकली इंडिया में रहना और यहाँ रहने का उसका इरादा क्या है। तो फिर किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस तय कैसे होता है? इसके लिए एक 3 स्टेप टेस्ट है। स्टेप 1, पिछले साल के दिन गिनिए, क्या वो शख्स 182 दिन से ज्यादा यहाँ था? स्टेप 2, इस साल यानी करंट ईयर में उसका इरादा क्या है, वो भारत क्यों आया या यहाँ से क्यों गया?
और स्टेप 3 जो सबसे जरूरी है, उसका इरादा। क्या वो नौकरी, बिजनेस या फिर एक अनिश्चित समय के लिए यहाँ है? यही इरादा आखिर में सब कुछ तय करता है। इरादे की अहमियत इन उदाहरणों से बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए कोई पिछले साल 200 दिन भारत में था, लेकिन आज वो नौकरी के लिए अमेरिका चला जाता है, तो फीमा के तहत वो आज से ही उसी दिन से अनिवासी बन जाएगा। दूसरी तरफ एक फॉरेन टूरिस्ट जो भारत में 200 दिन घूमता है, वो अनिवासी ही रहेगा, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ घूमना है, यहाँ बसना नहीं। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, इनकम टैक्स के लिए किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए एक ही होता है, लेकिन फेमा के लिए ये स्टेटस साल के बीच में किसी भी दिन बदल सकता है। जिस पल किसी का इरादा बदलता है, उसी पल उसका स्टेटस भी बदल जाता है। तो इन सब नियमों और टेक्निकल बातों का आखिर मतलब क्या है? ये कानून हमारी, आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालता है? तो चलिए सारी बातों को समेटते हैं। फीमा का लक्ष्य सिर्फ पैसे को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि ट्रेड को आसान बनाना है। सारे ट्रांजैक्शन दो ही तरह के होते हैं, करंट यानी रोजमर्रा के, या कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट वाले। किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ समय पर नहीं, बल्कि इरादे पर भी निर्भर करता है। और ये नियम सिर्फ लोगों पर नहीं, बल्कि कंपनियों और उनकी विदेशी ब्रांचों पर भी लागू होते हैं। आज हम डिजिटल करेंसी और इंस्टेंट ग्लोबल पेमेंट्स के दौर में हैं। सब कुछ कितनी तेजी से बदल रहा है ना? तो ऐसे में सोचना लाजमी है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का भविष्य कैसा होगा। फेमा जैसे कानून आने वाले कल की चुनौतियों के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।